तो हम लोग क्या कर रहे थे बताओ? हम लोगों ने रिवर्स ट्रेमर केस स्टार्ट ही किया था, है ना? चलिए आज थोड़ा सा डिटेल से इसको पढ़ते हैं और इससे सवाल लगाएंगे इसका, ठीक है? कंडीशंस मैंने बताए थे। जैसे कि मैंने स्ट्रीमर को एक सर्टेन एंगल पे कूदाया था, फिर वो तैर के जा रहा था। चलो उसी बात को आगे बढ़ते हैं लेके। मान लीजिए डी विड्थ है रिवर का, ठीक है? एक स्विमर को क्रॉस करना है रिवर को, ठीक है? एक कंडीशन तो मैंने प्रीवियस सेशंस में करवाया था कि ऐसे करके स्विमर कूदा था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर बताया था ना? और कुछ एंगल थीटा पे कूदा था और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर था। वेलोसिटी ऑफ क्या था बोलो? रिवर था, है ना? वेलोसिटी ऑफ क्या था? रिवर। अब अगर मुझे इसको थोड़ा सा और ज्यादा सही से देखना पड़े तो पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझना। मान लीजिए कि रिवर का फ्लो बच्चा राइट साइड हो रहा है, रिवर इज फ्लोइंग इन द राइट साइड, ठीक है? इफ अ मैन वांट्स टू क्रॉस, तो वो इंसान हमेशा रिवर में जब कूदेगा और चाहेगा उसको क्रॉस करने के लिए, तो कभी भी रिवर उसको सीधे जाने ही नहीं देगी। लॉजिक। तुम एक ऐसे सड़क पे चल रहे हो जो सड़क खुद ही चल रहा है राइट साइड, तुम क्रॉस करना चाह रहे हो उस रोड पे, सड़क ले जा रहा है आपको राइट साइड बार बार, तो कैसे आप चल पाएंगे वहां? तो मान लो एक टाइम के लिए कि रिवर स्विमर जो इस तरीके से कूद गया, इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे कूद गया, ठीक है? जबकि मैंने वीएसआर को परसों वाले क्लास के अंदर मैंने वी वेक्टर मान लिया था, आया ना? और दिस वाज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। मानते नहीं मानते? अब देखो मैं पूछता हूं कि अगर वो ऐसे कूदता है, पहले वो एक एक्यूट एंगल बना के कूद रहा था, अब एक ऑब्ट्यूज एंगल पे कूद रहा है, ऑब्ट्यूज समझे? ग्रेटर देन 90। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी करते हैं। यहाँ पे हम एंगल वर्टिकल के साथ ले लेते हैं। किसके साथ ले लेते हैं? वर्टिकल के साथ। क्योंकि यार ये एंगल लगे बच्चा, ये एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज को हम रिजोल्यूट नहीं करते हैं। मतलब cos थीटा sin थीटा जो बात कर रहे थे, वो किसका होता है? एक्यूट एंगल का। तो आप थीटा ले लो वर्टिकल के साथ। किसके साथ? वर्टिकल का। तो मैंने जैसा बताया था विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ क्या जल्दी बताइए? रिवर। थोड़ा फील करना चीजों को। अगर ये वी वेक्टर है, इफ दिस इज अ वी वेक्टर, तो इसका दो रिजोल्यूशन कंपोनेंट होगा। इधर क्या होगा बोलो यहाँ से? वी कॉस थीटा, कौन सा कैप हो जाएगा? जे कैप, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? वी साइन थीटा, कौन सा कैप हो जाएगा? आई कैप, माइनस और प्लस। ये कॉस थीटा जे कैप है और माइनस साइन थीटा कौन सा कैप है? आई कैप, ठीक है? ये आ गया। वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैं ऐसे करके कुछ मान लेता हूँ यू, और आई कैप दे देता हूँ। यू और कौन सा कैप दे देता हूँ? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर मैंने यू मान लिया। अब एक बात बताओ, अगर इसे क्रॉस करना है रिवर को, ठीक है, तो क्लियरली नजर आ रही है बच्चों? चलो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से इलस्ट्रेट कर देता हूँ। ये एक्स और ये क्या चीज? वाई। इस केस में वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा बोलो सब कोई? देखो यार, ये यू आई कैप है, ये माइनस वी साइन थीटा कौन सा कैप है? आई कैप। तो एक्स डायरेक्शन में दो वेलोसिटीज है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। तो कैसे लिखेंगे? यू आई कैप माइनस वी साइन थीटा, और कौन सा कैप हो जाएगा? दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बोलो? आई आ जाएगा कॉमन, तो यू माइनस वी साइन थीटा कौन सा कैप आ जाएगा? आई। ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन का है, एक्स का या वाई का? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा जल्दी बताओ? दैट इज वी कॉस थीटा, कौन सा कैप हो जाएगा? इज इट ओके? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए सारे बच्चे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, द विड्थ ऑफ रिवर हो जाएगा क्या? और कौन सा कैप हो जाएगा? जे कैप। एक्स का मुझे डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है, मुझे पता करना है, ठीक है? अब चलो अप्लाई करते हैं। अब एक बात बताओ, मुझे अगर टाइम निकालना हो, क्या निकालना हो? टाइम। तो मुझे बताओ, टाइम निकालने का फॉर्मूला अगर हम जानने के लिए जाएं, तो टाइम इज बेसिकली बच्चों, टाइम इज डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, हाँ या ना?
मुझे कौन सी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, y का। तो SY बाय VY हो जाएगा। व्हाट इज SY? SY D हो जाएगा मैग्नीट्यूड के टर्म में, वो क्या हो जाएगा? V cos थीटा। अब तो t का वैल्यू क्या आ गया बोलो यहाँ से? E बाय V cos थीटा। अब आप सारे बच्चे ये बोलने लगेंगे उस बार तो साइन थीटा था भैया। बच्चे वहां एंगल कैसा था? एक्यूट। इस बार कैसा है? ऑब्ट्यूज। अब सोचो, ऐसा फील करना बात को कि मान के चलो एक आदमी है जिसका रियली में उसने मान के चलो मक्का की खेती कर रखी है, एंड द मक्का की खेती इज इन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। रिवर के अपोजिट साइड है, और रिवर हमेशा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट फ्लो होते रहती है, ठीक है। मान के चलो ऐसे ही पानी से गंडक का पानी फ्लो होके आ रहा है, ठीक है। अब उसको क्रॉस करके उस पार जाना है, तो वो उस पार जाना चाहता है, तो वो दो चीज चाहेगा कि मुझे कम से कम समय लगे क्रॉस होने में, कि रिवर है फ्लो करा के कहीं ना ले जाए, ठीक है। दूसरा ये चाहेगा इन्वेस्टमेंट अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत हो या ना हो। ऐसा नहीं कि मुझे तैराते तैराते कहीं और 2-3 किलोमीटर ले गया, फिर मैं वहां उतर के फिर मैं पैदल चल रहा हूँ अपने घर की तरफ, तो अजीब सा फील आएगा आपको। तो बेहतर आप क्या करोगे बोलो? आपको कम टाइम लगेगा, कम डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है आपका। अपना टाइम का डेटा क्या आ गया फिर से बोलो? ई बाय वी कॉस थीटा। मैं तुमसे फिर से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या नदी में कूदने के बाद क्या विड्थ ऑफ रिवर चेंज हो जाता है? क्या आप अपनी वेलोसिटी को वापस जाके बदल सकते हैं? आप जिस वेलोसिटी से जंप कर गए उसी वेलोसिटी से आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, अड़ी तो आप बदल ही नहीं सकते। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चा बोलेगा वेलोसिटी तो बदल जाएगी भैया रिवर के इम्पैक्ट के कारण। मैं क्या कह रहा हूँ समझो। मैंने एक बॉल को बालकनी से फेंका, तो लेट अस सपोज आई हैव थ्रोन द बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। दैट वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन फिक्स ना, इट विल गोइंग टू चेंज जब वो नीचे जा रहा है। ये तो वो बालकनी वाली स्पीड तो चेंज होगी ही नहीं, तो इनिशियल स्पीड तो सेम रहेगा ना। तो ये आ गया, एंड बी इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर। VSR का मतलब सीधी बात जानो, जितने वेलोसिटी से आप कूद गए नदी में, ठीक है। अब बोलो, डी फिक्स है वी फिक्स है, तो टी का किसके साथ रिलेशन होगा बोलो? cos थीटा का किसके साथ रिलेशन होगा? अब बताओ, अगर मुझे मिनिमम टाइम चाहिए, बताओ फिर से मैं बोल रहा हूँ, तुम ही मान के चलो खेती कर रखे हो, व्हाट डू यू वांट? क्या आप कम समय में उधर पहुंच जाओ या ज्यादा समय पहुंच जाओ? कम से ऐसा मानो कि आपके खेत में कुछ ऐसे स्लॉटर, सॉरी फॉर दैट, कुछ ऐसे फॉडर एनिमल्स चले गए। स्लॉटर का मतलब था कट करनी, फॉडर मतलब खाने वाले। तो मान के चलो खाने वाले एनिमल्स चले गए, वो लाइक आपके खेतों को चर रही है, ऐसे घोड़े घुस गए, कुछ कुछ गाय वाय घुस गई, भैंसे घुस गए। अब वो खा रहे हैं, तो जाओगे चलो आराम से 1 घंटा बाद जाते हैं, आपका खेती तो डिस्ट्रॉय कर देंगे ना वो। एक तो खाएंगे खाएंगे और पैर से अलग दबा के निकल जाएंगे वो। तो बताओ क्या चाहोगे? टाइम कम लगे, और टाइम अगर कम लगे तो बताओ टाइम और कॉस थीटा का रिलेशन इनवर्स का। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा? मिनिमम। इसको मैक्सिमम करोगे तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम। अब मैक्सिमम कितना होता है कॉस थीटा बोलो? कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है बोलो? इट्स 1। व्हाट इज दैट? 1। कॉस थीटा भी 1 ही होता है मैक्सिमम। तो टाइम को cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 कब पॉसिबल है? जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। फील करना बात को, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे रखेंगे आप तो टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा? टी बाई वी, और cos थीटा की जगह कितना रख दोगे? 1। तो यहाँ पे आ गया बच्चा टी इज इक्वल टू डी बटा वी। आ गया नहीं आया? यही तो रिजल्ट था। अब बोलेंगे भैया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, आप क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अरे थीटा आप किसके साथ लिए हो बोलो? थीटा किसके साथ लिए हो? वर्टिकल के साथ ना। और वहां थीटा किसके साथ लिए थे? रिवर के डायरेक्शन के साथ, इसलिए आंसर में कितने डिग्री लिखा हुआ है? 90 डिग्री। देखो क्या लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे होंगे चलो ये जीरो हो जाए तो ये वाली लाइन इसमें जाके चिपक जाएगी, तो रिवर के साथ एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। बात तो वही घुमा फिर रखे। आया समझ में? तो इसलिए मैंने एक्यूट का केस लिया था, अभी ऑब्ट्यूज वाला केस लिया। समझ में आया? बात वही है। तो इसको अगर आपसे कह दे ऐसे करके, if the man wants to cross the river in the minimum time, making an angle 0 degree with vertical, सही है। Making an angle 90 degree with river, सही है। वर्टिकल के साथ अगर ये चल गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये वर्टिकल है। वर्टिकल के साथ अगर ये भाई साहब चले गए, तो वर्टिकल के साथ ही तो एंगल था। कितने का एंगल था बोलो? थीटा का। वर्टिकल में इस एंगल की कितने का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का।
रिवर तो ऐसे ही फ्लो हो रही है ना, तो रिवर के साथ कितने का एंगल 90 डिग्री का। तो आपसे दो स्टेटमेंट देगा, क्या समझ गए बात को? क्या क्या हो सकता है बोलो सब फटाफट, अरे बोलो। या तो 90 डिग्री किसके साथ बना है, रिवर के साथ, या वर्टिकल के साथ कितना बना है 0 डिग्री। वो पक्का मिनिमम टाइम में क्रॉस करके अपने खेत में चला जाएगा, उसको सबसे कम समय लगेगा। क्लियर है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मिनिमम टाइम। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कौन सा टाइम, जल्दी बताइए, मिनिमम टाइम। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहां तक बातें समझ में आ गई? ये मिनिमम टाइम आ गया। चलिए, अब एक बात बताओ। अब ऐसा फील करना है कि एक चीज को, आपने पेपर बोट्स बनाए होंगे लाइफ में कभी ना कभी। तो पेपर बोट्स को कैसे करते हैं, जब पानी का फ्लो आते रहता है उसमें आप छोड़ देते हो, तो दैट पेपर बोट नेवर फ्लोज सीधा, पानी इधर फ्लो कर रहा है उधर फ्लो कर, एक्चुअली दैट हैपेंस। और एक टेटेर वाली गाड़ियां भी आती थी, सिप आती है, उसके अंदर मोमबत्ती जला के ऐसे रख दो, वो घूमता है ऐसे गोल गोल, मेला में घूमता है, वट एवर, थोड़ी ऑन बात हो। हाँ मान के चलो, ये मैं एक सोचना मैंने क्या बोला, मान के चलो तुम्हें जाना है अपने खेत में देखने के लिए, और मान के चलो तुम्हारे पास, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं 20 कट्ठे का खेत है, 20 कट्ठा बोले तो 1 बीघा, ठीक है, बहुत सीधा केसेस में बोल रहा हूँ। और दीरा वगैरह पे इतनी जमीनें होती हैं लोगों के पास, तभी तो खेती हो पाएगा। 1 कट्ठा में घर बनता है, खेत थोड़ी लगता है। तो मान के चलो तुम्हारे पास 1 बीघा जमीन है, और तुम्हारे पड़ोसी के पास 4 बीघा जमीन है। अब बताओ, हो सकता है कि तुम तो चले थे सही में, बट नदी का फ्लो काफी तेज था, तुमने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, और नदी बहा बहा के तुमको किधर ले गई, उसके खेत में ले गई, फिर से वहां पैदल चल के तुम आओगे। तो तुम एक्स डायरेक्शन में जो चलते हो उसे कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं उसको? ड्रिफ्ट। मान के चलो तुम कहीं बह बहा के तुम इधर चले गए, फील करना बात को, तुम्हारा खेत यहाँ पे है और तुम यहाँ चले गए, दिस इज योर खेत, एंड यहाँ पे तुम चले गए गोतिया के खेत में। तो सोच के बताओ, यू हैव ट्रांसफर्ड ना फ्रॉम योर खेत टू पड़ोसी वाला खेत। गोतिया वही होते हैं जो पड़ोसी में खेती करते रहते हैं नॉर्मली। अब अगर तुम वहां से वहां चले गए, तो सोच के बताओ, ये जो डिस्टेंस तुम ट्रैवल करोगे, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, बोलो क्या चीज, ड्रिफ्ट। क्या कहलाता है ये? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कौन से डायरेक्शन का होता है बोलो, एक्स का या वाई का? एक्स का। ड्रिफ्ट कौन से डायरेक्शन का? एक्स का। चलिए सारे बच्चे मेरा मदद करना प्लीज। अगर ड्रिफ्ट बच्चा एक्स डायरेक्शन में होता है, तो टाइम का डायरेक्शन होता है क्या? टाइम का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, टाइम का डायरेक्शन नहीं होता। जो एक्स के लिए वही वाई के लिए, और वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब एक बात बताना, अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना है बच्चे, तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स बाय टाइम इन एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स। लिख सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स बाय टाइम इन एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे बोलो सब कोई? वी एक्स इंटू टी। व्हाट इज वी एक्स? क्या लिखोगे बोलो? यू माइनस वी साइन थीटा। आया नहीं आया बोलो, आया ना? इनटू क्या लिखोगे? टाइम। अब बताओ टाइम अलग होगा क्या दोनों के लिए? यही ना होगा टाइम। क्या होगा बोलो सब कोई? E बाई वी कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, x, एंड x इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट। x का क्या लेता है? ड्रिफ्ट। मैंने तुमसे बहुत कैटेगरिकली पूछा शुरू में ही, कि अगर तुमको अपोजिट बैंक में जाना है, तुम दो काम करोगे, या तो तुम्हें समय कम लगना चाहिए, या तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ना हो, अच्छा बात है ना, डिस्प्लेसमेंट ना हो ये भी सही बात है, या समय कम लगे। समय कम लगे इसका तो फॉर्मूला निकल गया, टाइम मिनिमम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम कौन सा लग रहा है, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम टाइम लग रहा है। अगर टाइम मिनिमम लग रहा है तो ये फॉर्मूला। और नहीं सोचो, अगर तुमको मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जानना है, तो आप बताओ तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है? तो डायरेक्टली आप अपने खेत में पहुंच गए या पड़ोसी के खेत में पहुंच गए? डायरेक्टली अपने खेत में पहुंच गए, मतलब सीधे निकले आप, तुम पहुंच गए। और अगर तुम सीधे निकल के संयोग से पहुंच गए, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तुमने ड्रिफ्ट ही नहीं किया फिर, बोलो आया ना। तो बताओ, अगर तुम्हारा एक्स मिनिमम होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए बोलो? मिनिमम। मैंने बोला ना,
चीजें मिनिमम हो सकती है, या तो समय या तो एक्स, और एक्स मिनिमम होगा तो इसको बच्चे हम लोग कहते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट। क्या कहलाता है बोलो? मिनिमम ड्रिफ्ट। और मिनिमम ड्रिफ्ट का जो डेटा है वहां पे एक्स का वैल्यू कितने के बराबर रखी हुई है? एक्स का वैल्यू कितने के बराबर? जीरो। ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्स जीरो है तो चलो रखो एक्स को जीरो। इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं जीरो ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं इसको, जल्दी बोलो। और एक्स का वैल्यू जैसे जीरो रखा तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा बोलो? यू माइनस वी साइन थीटा इनटू डी बाय वी कॉस थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नीचे चला जाएगा। अपॉन वी कॉस थीटा इज जीरो। इसको जीरो से पूरे टर्म को डिवाइड करो, जीरो ही हो जाएगा ना। क्या बचेगा? यू माइनस वी कॉस थीटा। नहीं आएगा क्या बोलो? आया ना। वी कॉस थीटा को इधर ट्रांसफर करो, तो वी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यू। बोलो नहीं हुआ क्या? वी साइन थीटा है, सॉरी। वी क्या हो जाएगा? साइन थीटा, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा बोलो? यू बाय वी। यू बाय क्या हो जाएगा बोलो? वी। यू किसका वेलोसिटी है? यू किसका वेलोसिटी है बोलो? रिवर का या स्विमर का? रिवर का। और वी किसका वेलोसिटी है? आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ? एक्स का वैल्यू क्या मिनिमम हुआ क्या? या बेहतर कह लो मिनिमम में कितना हुआ एक्स का वैल्यू बोलो? जीरो। और ये तभी पॉसिबल है जब रेशियो किसका निकालोगे? यू बाय वी का। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, अब एक बात समझो, कंडीशंस को फील करना। सारी बातें वही घूम फिर के अगर आपके कैटेगरिकली क्लियर है सब कुछ, बताओ यहाँ पे कोई डिस्कशन में दिक्कत? चलिए एक बार दोनों को रिवाइज कर लेते हैं, चलो बोलना। इस केस में मैंने स्विमर को कैसे कुदाया है? ऑब्ट्यूज एंगल पे, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। हम एंगल तक कहाँ से कंसीडर करेंगे? वर्टिकल के साथ या रिवर के साथ? उसका दो कंपोनेंट लाएंगे। बताओ, आपको किस डायरेक्शन का वेलोसिटी भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, वाई का, तो वहां से टाइम आ जाएगा। टाइम का कोई डायरेक्शन जो एक्स के लिए वो, इसलिए टाइम हम दोनों में यूज कर सकते हैं। टाइम का मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर होगा? डी बाय वी। डी क्या है? डी क्या है? विड्थ ऑफ रिवर। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर। कितना डिग्री? जीरो डिग्री। किसके साथ? वर्टिकल के साथ। और 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल रिवर एक ही है। बोले हाँ या ना? आगे बात है समझ में? और अगर तुमको जीरो ड्रिफ्टिंग चाहिए, मतलब तुम एकदम ड्रिफ्ट ना ही करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए सोचिए, अभी जैसे बारिश का मौसम है, ऐसा मानिए कि आपको, आपने उधर मान के चलो, ऐसे मान लेते हैं कि जैसे आप लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़े होंगे, तो अभी के टाइम में जो क्रॉप्स होती है जो रेनी सीजन को सपोर्ट करेंगे वही क्रॉप लगाते हैं, ठीक है। मान लिया आपने, ऐसा जनरली बिहार क्षेत्र में बहुत कम होता है, गया साइड में होता है, बट ऐसा मान लिया खगड़िया में तो ना के बराबर है। अब मान के चलो, ऐसी चलो ले लेते हैं, खगड़िया में होता है थोड़ा बहुत शुगर केन की खेती होती है, थोड़े आउटस्कर्ट इलाकों में होती है, एग्जैक्ट हमारे यहाँ में नहीं होता। हमारे यहाँ मक्का गेहूं ज्यादा होता है। और गन्ने की खेती अगर कर रखी है तो गन्ने की खेती में आपने पढ़ा होगा उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस में थोड़ा मॉइस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए, कि गीला होना चाहिए, ठीक ना। ऐसा ही मानो कि तुमने उसकी खेती कर दी, और खेती करके तुम गन्ने उपजाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा सोचा है तुमने। गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा एक बार, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो कुरकुरे वाली कंपनी है, और ऐसा कुरकुरे, कुरकुरे इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मक्का ना, एंड मक्का इज सो सस्ता इन बिहार, ठीक ना। और उसको मॉडिफाई करके 5-5, 10-10 रुपए के पैकेट में करोड़ों छाप रही है कंपनियां, क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है। और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दे कंपनी डू। लेट अस सपोज अभी आएंगे वो, और वो प्रेडिक्टेड प्राइस पे आपका मक्का खरीद लेंगे। मान लो कि ऐसा मानो कि तुमने उसको क्लेम किया दैट इस साल हम लोग, भैया ऐसा मानो कि मैं बहुत कम ही ले रहा हूँ डेटा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 100 kg मक्का उगा रहे हैं, ठीक ना। तो कंपनी आएगी और बोलेगी देखो, उनको पता है कि मार्केट में जब कोई मक्का आएगा तो बहुत ज्यादा मक्का जब स्टार्टिंग और एंड में रहता है, तो मक्के की रेट उस समय हाइक होती है, ठीक ना। वो क्या बोलेगा, देखो भैया कुछ भी उस समय रेट हो, मैं तुमसे 50 रुपए पर केजी पे खरीद लूंगा, मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ आपको, ठीक ना, सस्ते में ही लेते हैं।
₹50 पर केजी पे आप पे खरीद लूँ, तो मैं अगर ₹100 रेट है मतलब नहीं है, मैं अभी 50 में लूँगा। हम भी सोचे कि हो सकता है उस समय फसल पके और मान के चलो मेरा मक्का गोडाउन तक जाए, फिर फसल खराब हो जाए। तो कंपनी बोली कुछ भी अगर फसल के साथ होगा, वी आर गोइंग टू बी सोलली रिस्पांसिबल फॉर दैट। बट ये ₹50 पर केजी का रेट आप पकड़ो और 100 से मल्टीप्लाई करके आपको पैसे पकड़ा के चली जाती है कंपनी, ठीक है? तो अगर आपको 5,000 ₹10,000 देके चली जाती है, तो आप बोलते हो चलो ठीक है भाई, तो आप उससे पैसे ले लेते हो, आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, फसल पकेगा फिर कंपनी काट के उसको ले जाएगी। फिर सोचिए कि ऐसा मानो कि रेनी सीजन चल रहा है और तुमको चेक करना है अपने फसल को, और अभी क्या होता है, फ्लड रेन्स, फ्लड एकाएक कभी राइज करेगा, नदी का लेवल बढ़ता है और पानी का फ्लो काफी तेज रहता है। अभी जाके देखो नदी में या तो आप पहुंच नहीं पाओगे और फ्लड प्लेन्स के अंदर वो है, और अगर देखोगे नदी भरी भी रहेगी पूरी। अब बताओ उसमें क्या हो रहा है, फ्लो काफी ज्यादा हो रही है नदी में, फ्लो काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि तुम जितनी बार जितना ऑब्ट्यूज एंगल बना के कूद लो, लेकिन तुम अपने खेत पे नहीं पहुंच पाओगे। मतलब कहीं ना कहीं तुम कहीं ना जाओगे, मतलब पड़ोसी के खेत में जाना ही है, तुम कोशिश क्या करोगे कि कम से कम दूरी में जाएं, ऐसा ना चले जाएं कि पड़ोसी से आपका झगड़ा हो रखे उसके खेत में चले जाए। हो सकता है वो बोले मेरा मक्का काट रहा है तो पीट दे तुमको, तो आप क्या करोगे भाई, यू वांट द मिनिमम बिजनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने मिनिमम बिज का कंडीशन नंबर इसलिए लगाया है, इसलिए मैंने बोला कि बिज हो ही नहीं रहा है, एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, जरूर। तो मैं कहा गया चलो आपको लग गया कि भैया आप किसी कीमत पे मैं खेत में नहीं पहुंच पाऊंगी, सोचोगे चलो 500 मीटर दूर पहुंच जाते हैं, पैदल चल के चले जाएंगे। तो ये मान का मिनिमम बिज, ये कंडीशन नंबर भी है। कौन सा क्वेश्चन पहले बोले सकते हैं, मिनिमम बिज, मिनिमम बिज और जीरो किसमें भैया क्या करेंगे, मिनिमम का मतलब 300-400 मीटर टॉलरेबल है, ठीक है चल के आ जाएंगे। जीरो का मतलब ना के बराबर है, ना के बराबर मैक्स का वैल्यू कितना ले लिया, जीरो। ऐसा ढूँढते हैं कि हम जीरो तो एग्ज़ैक्ट पहुँच जाए, भगवान तो नहीं ठहरे। जैसे कोई चलते-चलते चाल के दौरान ही नदी में फेंक मारा, तभी तो आपको दिस कर देगी नदी ना। इस कारण से तुम क्या चाहोगे, तब भी क्या करना चाहोगे, मिनिमम बिल। नहीं, अगर तुम मिनिमम बिल करना चाहे तो लॉजिक समझिएगा। अब एक्स का डेटा कितना है बोलो सब कोई, u माइनस v sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय, जल्दी बोलो यहाँ से, v बाय v cos थीटा। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, क्या हो जाएगा x बराबर u बाय v cos थीटा इनटू d इज इक्वल्स टू v sin थीटा बाय v cos थीटा इनको क्या चीज दी है क्या, v से v क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। और इसको x बराबर क्या आ गया, u बाय v, और ये d रहेगा d, ठीक है। 1 बाय cos थीटा को हम लोग sec थीटा लिख सकते हैं क्या बोलो, और इसको sin थीटा बाय cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, इनको क्या हो जाएगा d। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं किसी को, मल्टीप्लाई किया है बस, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लाई किया तो कंडीशन अप्लाइड है बच्चा, कि हमको मिनिमम टेस्ट चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए, कम से कम टेस्ट अच्छा रहेगा। अभी मैं देख रहा हूँ फ्लैट के जैसा माल है, और सोचोगे ना एकदम पहुंच जाए वहां पे, यू आर नॉट अ सुपरमैन दैट यू आर गोइंग टू लंग इधर से उधर, नहीं होगा ना। तो आप क्या करोगे बताओ, मिनिमम टेस्ट करोगे। अब मिनिमम टेस्ट कैसे निकालते हैं, ये जिक्र मैंने फिलहाल पुराने न्यूमेरिकल्स में करा है, और फिर से मैं आपसे दोहराऊंगा वो चीज, गौर कीजिएगा। पूरे फिजिक्स के कंडीशन में, पूरे फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके +2 में हायर लेवल पे चल जाओ तब भी बता रहा हूँ। जब कभी आपको मिनिमम केस आ जाए, कह दे कि मिनिमम वैल्यू निकालो इस चीज का, उसके लिए क्या कंडीशन होता है, मैंने बताया था। क्वेश्चन आपके पास आया है, इसमें ये चेक करो कि वेरिएबल क्या है, क्या चेक करो, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल उसे कहते हैं जो वेरी कर सके, जो बदल सके, और उस वेरिएबल को पहले चुनो कि उसके रिस्पेक्ट में उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, क्या करना है, डिफरेंशिएट। एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, आफ्टर डिटरमिनिंग कि कौन सा वेरिएबल है, और उसको फिर शून्य के बराबर कर दीजिए, मतलब जीरो के बराबर, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो मिनिमम वैल्यू उस डेटा का आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया था, जहां एक्सेलरेशन मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम, दो वाले बैच आपको भी करवाया है, वो तो भर के करवाया था ज्यादा, मैं बोला आया ना, मिनिमम एक्सेलरेशन नहीं करवाया है, बोला था ना वेलोसिटी कहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, जीरो करो। हाँ चलो से कैसे सुनो, सिलेक्ट कैसे करना है, कोई गलत नहीं है, देखो यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे वेरिएबल, फिर क्या कर, रिस्पेक्ट, उसी रिस्पेक्टिव वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और फिर किससे इक्वेट कर दो, जीरो से। 3 स्टेप होता है, पहला क्या होता है बोलो सब कोई, सेलेक्ट हुआ बोलो सब कोई, वेरिएबल,
इसके बाद क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल बताइए, वेरिएबल, और लास्ट में क्या लिखोगे बोलिए जल्दी, इक्वेट इट विद, कैसे से इक्वेट करना है नहीं होता, जीरो से। समझ में आई बात है, क्या क्या लिखा है बोलो, ठीक है। अब सवाल है जो इक्वेशन आया है, इसमें बदलाव किसमें हो सब है, चलिए बोलिएगा सब कोई। मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग गलती बोलोगे, यू बदल सकता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का एक चेंज करेगा क्या, नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें समय लग सकता है, वेरिएबल हो तो फटाक से जो बदल सके, नहीं, नहीं, बदलेगा ही नहीं, बार-बार कौन बदल सकता है? एंगल, थीटा बदलेगा क्या? तो थीटा मेरे लिए यहाँ पे क्या जल्दी बताओ, वेरिएबल है, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में डी बाई डी थीटा कर दो, वापस से डी बाई डी थीटा को कैसे से लिख दो बोलो। यस, ये कहानी समझ में आई कैसे किया? बोलो। अब उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब ये थोड़ी सी पुरानी कहानी, करते हैं रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट, इतने किसमिस को याद है, dx बाई डी थीटा किया, करेंगे क्या? अब देखो यू डी वी क्या है मेरे लिए, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट, तो ये तीनों तो हट जाएगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बोलिए, ये होगा बच्चा सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा इंटू, अब यहाँ पे डी हट जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा, उन्हें अपनी आना, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। अब देखो, पहला स्टेप सेलेक्ट वेरिएबल, सेकंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, थर्ड स्टेप इक्वेट विद जीरो, जैसे इक्वेट कर देंगे, अब इसको शून्य से इक्वेट करना है, तो आओ इसको जीरो से इक्वेट करें, चलिए थोड़ा सा, अब इसको डायरेक्टली जीरो से इक्वेट करें, थोड़ा बुद्धिजीवी अप्लाई करो दिमाग को, बच्चे डी से किस स्क्वायर थीटा उधर लेके जाएंगे, वहीं पे ना मेरा प्लीज, वो में जगह कम है, डी से किस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, एक सेक थीटा एक सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा tan थीटा, उधर बचेगा सेक थीटा, अरे बोलो, साइन बाय कॉस, उससे तो वन बाय कॉस, कॉस कॉस कैंसिल आउट, बचेगा साइन थीटा, क्या बचेगा, समझ में आई बात है, क्या बचेगा बोलो, यू डी वी, और इधर क्या बचेगा साइन थीटा, और ये सब खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, डी, डी खत्म हो गया, बोलो नहीं आया, कुछ लोग को अभी भी सही मुंह तोड़ने का मन करता है कभी कभी, ये नहीं है तुम्हें समझ में कैसे इक्वेटर कट किया है, सिंपल मैथमेटिक्स, अच्छा डांटता हूँ ना, डी से किस पर, अब एक सेक थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक ना, चलो देखो, एक सेक थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट, सेक को वन बाय कॉस लिखेंगे, और tan को लिखेंगे साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस, अब आया का, प्राण नहीं निकले, कैंसिल आउट हो रहा है, थीटा की क्या हो गया कैंसिल आउट, अब इसको उधर भेजो, उसको उधर भेजो, यू ऊपर जाएगा, यू किधर जाएगा नीचे, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बोलो, वी बाय यू, साइन थीटा किसके बराबर आ गया बोलो, वी बाय यू, मतलब यहाँ जो एंगल बना वो साइन थीटा किसके बराबर, वी बाय यू, वी किसकी वेलोसिटी, स्विमर की, हाँ स्विमर की, और यू किसकी, रिवर की, और यहाँ पे साइन थीटा क्या है, उल्टा आता है रिजल्ट, रिजल्ट उल्टा आया, बोलो यहाँ पे क्या है यू बाई बी, और वहां पे क्या है वी बाई यू, समझिएगा फर्क नहीं करना, बताइए तो ये कौन सा केस है, ये नंबर कौन सा केस है बोलो, इसमें भी कौन सा ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट, मतलब तुम एग्जैक्टली अपने खेत पे पहुंच गए, और वो वाला कौन सा केस है, मतलब ड्रिफ्टिंग हुई, मिनिमम हुई, आया समझ में, तो ये पूरे इलस्ट्रेशन में किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, समझ में आया, मैंने बताओ यहाँ पे कौन सा एंगल लिया था पहले केस में, एक्यूट एंगल लिया था, इसीलिए 90 डिग्री आया था, और यहाँ पे कौन सा एंगल लिया है ऑब्ट्यूज एंगल, इसको केस वन केस टू केस थ्री बना के लिख लीजिए, या फिर जैसे लिखा हो लिख लो, एक कॉपी कर लेना, ये कर लेना और ये कॉपी कर लेना, चलो।
हाँ, रिवन में बच्चा कौन सा है? बच्चा कौन?
एडमिशन कब होगा? हाँ तो आप एक बार फोन पे बात करवाएंगे तो करेंगे। आज कॉल कर लीजिए, ठीक ना? आप दोनों ही बच्चा, आप दोनों का एडमिशन, आप दोनों का एडमिशन हुआ है बच्चा, ठीक ना? जब टेक द एडमिशन 1 से 2 दिन में। आपका भी नहीं हुआ है ना एडमिशन? 1 से 2 दिन में कंप्लीट करवाएंगे। क्या थ्योरी पूरा क्लियर है रिवर्स स्विमर का? अच्छा बताओ एक बात, अगर सारा निर्भरता नदी के ऊपर ही है तैरने का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इफ वी डिपेंड टोटली ऑन कि नदी किधर जा रही है मुझे उधर ही लेके जाना है, तो भाई ये शिप्स वगैरह कैसे चले जाते हैं समुद्र में? जैसे नदी में ही चल रही है, मान के चलो जैसे गंगा ही है, ब्रह्मपुत्र है। अब मान के चलो ये नदियां तो काफी बड़ी हैं, इंडस है। अब इन नदी में इतने ज्यादा, आप सोचो वहां पे क्या होता है, देहरादून वगैरह जो है, तुम समझते हो क्या होता है? दून जानते हो क्या होता है? भाई देहरादून इज दून। वह देहरादून इज दून। देखो यार, हिमालयाज के रेंजेस पर है ना, देयर आर 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। तो बीच वाला रेंज इज द शिवालिक। और वहां से जब फ्लड प्लेन्स निकल के आते, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वहां से नदियां आई तो अपने साथ कंक्रीट्स लेके आती हैं। तो कंक्रीट्स जब लेके आती है तो एक प्लेन का फॉर्मेशन करती है।
Those planes are called as dunes. और उसके आगे देहरा लगाया पोजीशन के कारण, दैट इज द देहरादून। वैलीज के बीच में है, लोअर और मिडिल हिमालयाज के बीच में दून लाई करती हैं, इसीलिए आपको देहरादून पहाड़ी इलाके में मिलता है आपको। कभी वहां पे बारिशें होती रहती हैं, बर्फ गिरता रहता है, अनजाने कभी भी बारिश हो जाएंगी। काफी खूबसूरत सा माहौल है। खूबसूरत सा माहौल इस सेंस में है कि अगर आप कभी बहुत बड़े पद पे गए 2 सेक्शन के अंदर, डिफेंस में या फिर आपने यूपीएससी क्वालीफाई किया, तो लक्ष्य ट्रेनिंग वही होती है। और दूसरा आईपीएस जितने भी डिफेंस की ट्रेनिंग होती है बड़ी पदाधिकारी की, सब देहरादून में। जैसे मैंने अपने एक स्टूडेंट को कॉल किया था और वो वहाँ पे लेफ्टिनेंट है, जम्मू एंड कश्मीर में। केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट है। मैंने कॉल हिम रात के 9 बजे और एकदम पीछे से धड़, धड़, धड़ गोली होगा। ओरिजिनल बुलेट्स के साउंड्स थे। बोला भैया अभी करते हैं 10 आधे घंटे में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो लाइक शॉर्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं। वही आवाज़ आई तो फटाक फटाक। बस भैया वो बौछार हुआ था, रियल बुलेट्स फायर करने सिखाया जाता है। और ऐसे भी रहते हैं वो रबर बुलेट्स भी रहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। साउंड ओरिजिनल गन की होती है। ओरिजिनल जैसे सिखाए वो थोड़ी ना मेला में कांटी भर देते हैं, हुक्का फोड़ते हैं, वो काम थोड़ी ना करेंगे। पूछो यार, आया नहीं आया? हाँ, तो मेरा सवाल बीच में ही अटक गया कि नदियों में जब इतना करंट होता है तो जो फिक्स डिजाइन की जाती है, और मान के चलो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है, और मान के चलो 2 या 3 डिग्री का एंगल पे अगर आप बदल गए तो आप किसी और कोस्टल लाइन पे चले जाएंगे। तो फिर कैसे शिप को लेके चले जाते हैं? बोइंग ऑफ शिप 14-15 दिन का कार्गो होता है और उसको लेके एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना पड़ता है। और अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ कोस्ट का इतना बुरा सिचुएशन है, दे आर फुल ऑफ वो लाइक क्या कहते हैं उसको, पायरेट्स, समुद्री लुटेरे होते हैं। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा ना? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन नहीं देखा? हाँ, हाँ, जैक स्पैरो जिसमें रहता है। अच्छा, पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे हैं, वो कार्गो चुरा लेते हैं। और कार्गो इज वेरी एक्सपेंसिव, कभी कभी कार्गो के अंदर पूरी सोने की बिस्किट्स भरी रहती हैं, एक्सपोर्ट करते हैं उसको। अच्छा एक बात बताओ, जो जहाज पे ले जाना जितना पॉसिबल नहीं, इतना भारी सामान, जहाज पे अगर 100 गिरी सोना चला दिया जाए, वेट वहां लिमिट मिनिमम होता है। आपके वजन के लिए देखा जाता है लगेज के। अगर आप वहां मेंशन रहता है इतना केजी का ही लगेज, वो वजन करवा के देखेंगे। अब जैसे अभी क्या हुआ था कि ना, मैं सोचा कि मैं नहीं एक बार आता बताता हूँ, पुरानी स्टोरी की थी। एक बार मैं बैंगलोर से दिल्ली गया, दिल्ली से मैं आया पटना, एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ। कैंपस में जिस समय मैं जवाहरलाल नेहरू वाला पटना एयरपोर्ट आया, तो मैं वहां जब दिल्ली से बैंगलोर से जाने थे, पता नहीं उसमें क्या चेकिंग हुआ नहीं हुआ, दिल्ली वालों ने बोला कि नहीं आपका लगे नहीं। दिल्ली से भी आया था, लगेज लेके आ गया, सॉरी फॉर दैट। उसमें क्या किया मैंने, कन्वेयर बेल्ट वाला झंझट ही नहीं लिया। उसमें कभी कभी क्या होता है कि समझ लेते ही नहीं होता, पता नहीं कहाँ अटक जाता है, या फिर 2 बार घूम चुका होता है वो। तो मैं सोचा कि बैग हल्का ही है, तो दोनों एक टांगने वाला था, एक ट्रॉलिंग बैग था, मैं दोनों को लेके डायरेक्ट प्लेन के अंदर चला, दोनों को डिक्की में जो रहता है उसमें डाल के फिर मैं अपनी बैठ गया। इस बार मैं गया तो थोड़ा सा लगेज था भारी, तो मैं पटना एयरपोर्ट पे जैसे गया, मैं सोचा यही काम करते हैं, इस बार कन्वेयर बेल्ट वाला झंझट छोड़ते हैं, या तो फिर वहां पे खड़ा होना पड़ता है एयरपोर्ट पे। वो साला पता नहीं कई बार आगे घूम चुका होता है तब तक में। पता चराने के लिए गया, मैं जैसे उसमें नंबाया तो बोली नहीं नहीं अलाउड है, मतलब आपको देना पड़ेगा कन्वेयर बेल्ट, तो कोई सामान मान लेके रख लेते हैं। अच्छा, कभी कभी जो मान के चलो ट्रैवल कर रहे हैं, परंतु कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें डर सा लग जाता है।
मैंने लगेज रख लिया, उसी में कपड़ा है, पैसा है, सब है, रख लिया। वो एयरपोर्ट में डिलीवर नहीं करेगा। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरे को क्या बोलूँ, मुझे खुद लगा। पहले बार एयरपोर्ट पे चढ़ा ना, पहले बैग तो रख लिया मेरा, अब क्या, हम तो कुछ नहीं है मेरे पास। पॉकेट में देखा उसमें 1-2 हज़ार रुपए, इसमें क्या होगा मेरा? और तो घर तक भी नहीं पहुँच पाएँगे उसके। तो भाई वो दे देते हैं, तुम्हारे नहीं रखेंगे वो, सारा लगेज तुम्हीं को दे देते हैं भाई, ताकि वो रख लेते हैं। कार्गोज़ में क्या होता है ना बच्चा कि उसमें भारी सामान प्रोबेबिलिटी है ले जाने की। जैसे मान के चलो वेबसाइट से कोई चीज़ ऑर्डर कर देते हो, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। होता है ना बहुत सारे ऐसा लाइट्स होता है, जो इंडिया में अवेलेबल बाहर से मंगवानी है। फिर बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो चाइना से आता है। आप यहीं से बैठे-बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो। इतना अलग नहीं था एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का चार्ज तो लगेगा तुम देख के रख के। जैसे कि मान के चलो कोई इंसान अभी जैसे मैंने दिल्ली में टेस्ला की गाड़ी देखा। टेस्ला की गाड़ी पर 100% टैक्सेशन है। फिर तो इलॉन मस्क ने दिमाग लगाया, बोला एक काम करते हैं आपके साथ हाथ मिला लेते हैं और 5G ला दिया बीएसएनएल में। देखो 100% टैक्सेशन कितना गंदा चीज़ है। मानिए चलो 15 लाख रुपए कार की कीमत है, तो 100% टैक्सेशन का मतलब 30 लाख की गाड़ी हो गई और 15 लाख सरकार के जेब में जाएगा। तो सरकार ने पता नहीं उसके ऊपर बोले कि 100% टैक्स लगा देंगे, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कीजिए आके। एलन मस्क बोला नहीं करेंगे, तो क्या किया अपना 5G स्टारलिंक सैटेलाइट वाला 5G इंटरनेट सर्विस जो दे रहा है बीएसएनएल में, किसने दिया? एलन मस्क के थ्रू ही हुआ है। तो उसने क्या किया, सेटल कर लिया बीएसएनएल के साथ। अब इधर मोदी जी को जिताया, उधर टेस्ला गाड़ी लॉन्च कर देगा इंडिया के अंदर। टेस्ला कार्स का क्या है, टेस्ला की गाड़ियां क्या है कि वो इलेक्ट्रिक कार्स है थोड़ी, और थोड़ा ऑटोमेशन उसमें ज्यादा अच्छा है। देखिए रोड पे कैसे होते हैं वो कैसे ऐसे, मतलब तुमने ऐसे स्टेयरिंग छोड़ दिया, तुम खड़े हो, गाड़ी तुम्हारी चल रही है, तो कोई मतलब नहीं है, अपने आप हॉर्न देगा, अपने आप साइड ले लेगा वो, छोड़, ट्रैफिक आएगा रुक जाएगा। वो होता क्या है कि रूल्स के जो साइड स्ट्रिप्स होते हैं ना, बीच में जैसे धागा-धागा सा बना रहता है वहाँ पर, इंग्लिश में बना रहता है, उसी को फॉलो करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता रहता है गाड़ी, खुद ब खुद। मतलब घंटे का 4 घंटा तुम छोड़ दो गाड़ी की स्टीयरिंग चल रही हो, ऑटोमेशन गाड़ियाँ होती हैं। तो टेस्ला की गाड़ियाँ ये तो बेसिकली क्या है, कार्गो का ये काम है। तुम सोचो, अब मुझे क्या है कि सारी बातें ठीक थी। यहाँ तक वो जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसमें ऐसा लग रहा है कि नदी की वेलोसिटी पे निर्भरता हो रहा है, मेन बात। फिर नदी पे डिपेंड होके कुछ डिज़ाइन नहीं कर सकते ना। फिर क्या करेंगे, कुछ ऐसा चीज़ डिज़ाइन करोगे जो नदी पे डिपेंडेंट ना हो। तो कैसे करेंगे गौर कीजिए। अगर वी स्विमिंग ना वी वांट टू स्विम इन अ डिज़ायर्ड डायरेक्शन। डिज़ायर्ड डायरेक्शन में हमको स्विम करना है, तो हम कैसे करेंगे देखो यहाँ से। मानो कि ये नदी की चौड़ाई है, नहीं, क्यों बात कर रहा है यार? रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है? और ये मैन की वेलोसिटी है, ठीक ना? मान लेते हैं स्विमर की वेलोसिटी है मैन की, या स्विमर ही मान ले लो, ठीक है? अभी भी बताओ, उसको एकदम एग्ज़ैक्ट इसी डायरेक्शन में चलना है। बोलता है नहीं हमको कुछ ज़रूरत नहीं, हमको यहीं चलना है, एकदम एंगल बना के इसी में जाना है। क्योंकि भैया 1-2 डिग्री का मीनिंग है आपका लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब बदल जाएगा और आप कहीं और चले जाएँगे। और दूसरे कंट्री के कोस्ट पे आप चले गए तो फिर मान के चलो वहीं पायरेट्स पकड़ा गए आपको, सारा जहाज ही लूट लिए। ठीक है? तो आपको एग्ज़ैक्ट नहीं लेना है ना, तो कैसे करते हैं इसकी चीज़ में कैसे फ्लो मान लो कि यहाँ पे ये जो नदी है ये एंगल बना रही है अल्फ़ा, कितना बना रही है? अल्फ़ा। और स्विमर इस डायरेक्शन के साथ बना रहा है एंगल थीटा, क्या बना रहा है बोलो? थीटा, ठीक है? इधर रिज़ॉल्यूशन कंपोनेंट लेते हैं, वीएस का इधर क्या कंपोनेंट होगा? थीटा के साथ क्या होता है कॉस या साइन? कॉस या साइन? कॉस। तो इधर आ जाएगा वीएस कॉस थीटा बोलो हाँ या ना? वीएस क्या आ जाएगा बोलो? कॉस थीटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और उसकी ठीक परपेंडिकुलर क्या लोगे बच्चा? वीएस साइन थीटा। रिवर है, रिवर का इधर क्या लगेगा बोलो यहाँ से? वी आर कॉस अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? वी आर साइन अल्फा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये अगर इनिशियल पॉइंट है, दिस इज द फाइनल पॉइंट, और रिवर यहाँ से यहाँ एग्जैक्ट पहुंचेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है? अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो सुनना मेरी बात को, तो दोनों का एक कंप्लीट वेलोसिटी इधर है,
और मान लो यहाँ से यहाँ तक का कुछ लेंथ भी ले लेते हैं, यहाँ से मान के चलो ये लेंथ एल है, लेंथ कितना है जल्दी बोलो, एल, एल लेंथ है। वेलोसिटी का कंपोनेंट है, रिवर का कंपोनेंट किधर हो गया, सिवर का किधर हो गया। अगर मुझे ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल कर दें तो आराम से इसके अगेंस्ट चला जाएगा ये, बोलो हाँ या ना। अगर इसमें कोई डेविएट करेगा तो यही दोनों कंपोनेंट ना करेगा, ये इसको नीचे की तरफ बनाएगा, ये इसको किधर बनाएगा, ऊपर की तरफ। और यही दोनों खत्म कर दिया बात सेम है, तो क्या हो जाएगा बोलो सबको, वी एस साइन थीटा बराबर हो जाएगा वी आर साइन अल्फा के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो अगर ये दोनों सेम हो गया तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो कैंसिल कर देगा क्योंकि ये ऊपर और ये किधर है, नीचे, तो बचेगा यही वेलोसिटी नहीं। और ये दोनों वेलोसिटी लॉन्ग है, तो फाइनली इधर ही चलेंगे। तो नहीं नहीं आया, हम इस दोनों वेलोसिटी को काउंटर कर दे, खत्म कर दें। देखो यार, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट उसको ऊपर ऊपर की तरफ खिसकाने की कोशिश करेगा, और ये वाला कंपोनेंट नीचे। अगर दोनों सेम कर दे तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है, अपोजिट है। ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे, मैंने ये कैंसिल कर दिया तो बचा यही ना। ये तो टाइम बराबर, अब क्या लिखेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना चलना है एल, और वेलोसिटी यही ना हो जाएगा। अब दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, सेम, तो क्या लिखेंगे बोलो, वी एस